आज के ज़माने में देखा जाए जो रिश्ते होते हैं उन रिश्तों को प्यार से भी दरकिनार कर दिया जाता है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन रिश्तों में रहकर एक बदनामी का सहारा ले लिया जाता है और उसकी वजह से उसका जो परिवार होता है हमेशा हमेशा के लिए बदनामी के कगार पर बढ़ जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है कि एक परिवार में एक रिश्ते की पीठ पीछे ऐसा खेल खेला जाता है कि जिसकी वजह से लोगों के काने में उस रिश्ते के बारे में सच्चाई निकल के आती है, जिसे सुनने के बाद लोग का कलेजा तक दहल से जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो है इम्पोर्टेंट होने के नाते काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जाना माना शहर पड़ता है गोरखपुर, और उसी का चिलुआ ताल एक कस्बा पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 17 अक्टूबर साल 2016 का ही। सुबह सुबह का टाइम होता है, जो चिलुआ ताल से लगभग कुछ दूर पर एक महेसरा पुल पड़ता है और उसी के नज़दीक एक जंगल होता है। और तभी महेसरा पुल से कुछ जो व्यक्ति होते हैं उतर ही रहे होते हैं जंगल की तरफ। वह जाते हैं, देखते एक पेड़ है और उसी पेड़ के नीचे एक साइकिल टेक लगाकर खड़ी की गई है, लेकिन वह जो करियल होता है उस साइकिल का, उसी पर एक बोरी होता है जो पूरी तरह से खून से लथपथ होता है, और उसी बोरी से ज़मीन पर काफ़ी खून टपक रहे होते हैं। जो जा रहे व्यक्ति होते हैं उनकी नज़र बोरी पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद वहां खड़े हो जाते हैं, बड़े ध्यान से लगते हैं। उनको भी अंदाज़ा हो जाता है कि ज़रूर इस बोरी में किसी व्यक्ति का डेड बॉडी हो सकता है। उसी में से एक व्यक्ति समझदार होता है, अपने ही नज़दीकी अब पुलिस थाने अब चिलुआ ताल ही फ़ोन कर देता है। तो वहाँ के थाना इंस्पेक्टर होते हैं रामविलास यादव जैसी खबर पाते हैं और पाने के बाद अपने टीम को लेते हैं, और चीज़ की जो सूचना होता है सबसे पहले अपने बड़े अधिकारी को भी दे देते हैं, और तुरंत का टाइम बिना गंवाए अब महेसरा पुल के नज़दीक जो जंगल होता है वहीं जैसे पहुँचते पता लगता वहाँ तो पहले ही उस ग्रामीणों का जमावड़ा लग चुका होता है। समझ जाते हैं घटना यही हुआ है। थाना प्रभारी और रामविलास यादव वह उसी जंगल की रास्ते से मेड़ कट्टा करते हुए उस पेड़ के पास पहुँचते हैं कि देखते हैं कि सही में एक साइकिल है, और उसी साइकिल के जो पीछे जो करियल होता है उसी पर एक बोरी अब रखा हुआ है जो पूरी तरह से खून से लथपथ होता है, और उसी से काफ़ी सारे जो खून होते हैं ज़मीन पर टपक रहे होते हैं। थाना इंस्पेक्टर रामविलास यादव 2 सिपाही को आदेश देते हैं, और सिपाही जाते हैं उस बोरी को अपने कब्जे में लेते हैं, नीचे उतारते हैं और खोलते हैं जैसे ही तो देखते एक व्यक्ति का डेड बॉडी लहूलुहान अवस्था में बाहर निकल जाता है, जिसकी उम्र लगभग 32 से 34 साल के बीच होता है। पुलिस की टीम डेड बॉडी का वहीं अच्छे से निरीक्षण करती है, देखती है शरीर पर काफ़ी गहरे गहरे चोट मोच के निशान होते हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने किसी वजनदार हथियार से इनकी पीट कर हत्या की है, जिसकी वजह से शरीर से काफ़ी सारे ब्लड रिस गए हैं। लेकिन जो ब्लड थे वह ब्लड एकदम ताज़ा थे। थाना प्रभारी पूरी तरह से अंदाज़ा भी लगा लेते हैं कि यह घटना को जो अंजाम दिया गया है लगभग ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, बस ये भोर के ही टाइम की बात होगी। थाना इंस्पेक्टर अपने हिसाब से वहाँ लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन जैसे पूछताछ करते हैं सोचते हैं इस व्यक्ति के डेड बॉडी का अब शिनाख्त किया जाए। तभी उसी में से एक व्यक्ति निकलता हाँफते करने लग जाता है कि साहब इस व्यक्ति को तो हम पूरी बेहतर तरीके से जानते हैं, आखिर में यह तो चिलुआ ताल गाँव का ही रहने वाला सुरेश सिंह है। और जैसे यह खबर पाते हैं पता लगता सुरेश सिंह जो था एक प्रॉपर्टी डीलर भी होता है। तुरंत इसकी जो सूचना होता है अब थाना इंस्पेक्टर रामविलास यादव उसी में से 2 सिपाही को
देने के लिए भेजते हैं। अब चिरुआताल गांव में पहुंचते हैं सुरेश सिंह के गांव में। अब पहुंचते हैं, घर पहुंच जाते हैं। जैसे पहुंचते देखते हैं घर के बाहर अब कुंडी लगा हुआ है। काफ़ी अचंभे में पड़ जाते हैं। तभी आस पड़ोस के लोगों के पास जाते हैं। दोनों सिपाही पूछताछ करते हैं और जब पूछताछ किया जाता है उन्हीं के द्वारा पता चलता कि आखिर जिस चारपाई पर सुरेश सिंह रोज़ सोते थे उस चारपाई पर काफ़ी सारे बलड लगे होते हैं, लेकिन सुबह सुरेश सिंह अपने चारपाई पर नहीं दिखाई देते, जिसकी वजह से इधर उनका अपना बड़ा भाई दिनेश सिंह और साथ में उनके कुछ अपने हितैषी होते हैं, पूरे घर परिवार वाले मिलकर सुरेश सिंह की तलाशी के लिए बाहर गए हुए हैं। लेकिन पुलिस की टीम इधर जैसे काफ़ी लोगों से पूछताछ कर ही रही होती है, तभी उसी वक्त वहाँ सुरेश सिंह का अपना बड़ा भाई अब दिनेश सिंह भी आ जाता है। और जैसे ही दिनेश सिंह वहाँ पहुँचता है तो थाना इंस्पेक्टर के भेजे हुए जो 2 सिपाही होते हैं उन्हीं दोनों मिलकर इधर दिनेश सिंह को बताते हैं कि हमें जंगल में एक डेड बॉडी मिला हुआ है, जिसकी पहचान तुम्हारे अपने छोटे भाई सुरेश सिंह के रूप में हो रहा है। और एक बोरी में उनकी डेड बॉडी मिली। जो साइकिल है वह साइकिल तुम्हारे ही अपने छोटे भाई सुरेश सिंह की है। अब यह बात जैसे ही वहाँ पर खड़ा दिनेश सिंह सुनता है तो उसी समय सुनने के बाद बिना टाइम गंवाए अपने कुछ सहयोगी को साथ लेता है और लेने के बाद महेसरा पुल के करीब जाता है और जंगल को बढ़ पड़ता है। बड़े तेजे तेजे कदम बढ़ाता है, भीड़ को देखता है, समझ जाता है, पास ही जाता है। वहाँ पर डेड बॉडी ज़मीन पर रखी होती है जो खून से लथपथ होता है। लेकिन जैसे ही डेड बॉडी को देखता है तो दिनेश सिंह वहीं दहाड़े मारकर अब चीख चिल्ला पड़ता है। चीख चिल्लाने की इस अवस्था को देखकर थाना इंस्पेक्टर जो होते हैं अब रामविलास यादव भी समझ जाते कि इसके अपने छोटे ही भाई का डेड बॉडी होगा। पुलिस की टीम वहाँ पर दिनेश सिंह से पूछताछ करती है और जब दिनेश सिंह से पूछताछ किया जाता है दिनेश सिंह पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब हमारा जो अपना भाई है इधर सुरेश सिंह एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करता था। थाना इंस्पेक्टर कह देते हैं कि आखिर जब काम किया करता था क्या उसका किसी से लेन देन या झगड़े तकरार हो सकता है, किसी का ज़मीनी विवाद के ज़मीन ले रखा हो, उसी की वजह से उसके साथ उन्होंने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया होगा। यह बात दिनेश यादव सुनता है। सुनने के बाद कहने लग जाता है कि साहब हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन हाँ साहब सुरेश यादव की अपनी पत्नी भी है राधिका, जिसका अपना बड़ा बेटा 6 साल का है, लेकिन अपने बड़े बेटे को अपने साथ लेकर अपने ही मायके अभी कुछ दिन पहले ही गई हुई है। अब पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त इधर दिनेश सिंह से ही अब राधिका का फ़ोन नंबर लेती है और उसके ही माइक में फ़ोन करके एक एक बात की जानकारी दे देती है। पुलिस की टीम वहीं पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में मोर्चरी भिजवा देती है। भिजवाने के बाद दिनेश सिंह को अपने थाने ले आती है और ले आने के बाद इधर दिनेश सिंह के तहरीर पर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत अब मुकदमा दर्ज कर लेती है और पुलिस की टीम इस केस में जांच पड़ताल के लिए लग जाती है। लेकिन सबसे बड़ी जो चैलेंज पुलिस के सामने बन रही थी वह यही बन रहा होता है कि आखिर हो सकता है कि दिनेश सिंह की जो दुश्मनी हो सकता है किसी की ज़मीनी विवाद को लेकर हो। पुलिस की जो टीम होती है अब सुरेश के जितने भी अपने करीबी होते हैं, दोस्त होते हैं, पुलिस की टीम इधर उनसे कुछ पूछताछ करने के लिए अपने कुछ सिपाही को भेज देती है। लेकिन सुरेश यादव के बिके हुए जो ज़मीन उनके हाथों से होते हैं उनके करीबियों से पूछताछ किया जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ जो होता है कोई ऐसी रंजिश की बात निकल के नहीं आती जिसकी वजह से सुरेश यादव की इस तरह बेरहम तरीके से हत्या की जा सके। पुलिस की टीम घटनास्थल पर समझ गई होती है यह जो हत्या है यह हत्या एक साधारण नहीं है, यह हत्या हमें लग रहा है अवैध संबंध के और चलता नहीं हुआ है। इसीलिए पुलिस की टीम मुखबिरों को लगा देती है आखिर पता करो इनके घर में क्या चल रहा था, क्या कारण हो सकता है, क्या इनके घर में किसी के साथ कोई रंजिश पहले की थी या किसी के साथ इन दोनों का पति पत्नी का रिश्ते क्या कायम हैं। हो सकता है इसी वजह से अब झगड़े तकरार हो सकते हैं। थाना पर भारी यह बात जब करते हैं तो मुखबिर जो होता अपने हिसाब से जांच पड़ताल करने के लिए अब लग भी जाते हैं। मुखबिर गांव में जाते हैं, काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं, तभी उन्हीं मुखबिरों के द्वारा पता चलता कि साहब सुरेश सिंह का एक अपना खुद का ही भतीजा है
राहुल चौधरी, राहुल चौधरी का जो होता है अपने ही चाची इधर राधिका के साथ कई सालों से रिश्ते कायम हैं, लेकिन इसकी जानकारी जब जाकर अब सुरेश सिंह को लगा था तो सुरेश सिंह जो होता है इसी बात को लेकर अपनी पत्नी के साथ कई बार मारपिटाई कर चुका है। लेकिन घटना से ठीक एक सप्ताह पहले जो होता है अपने ही भतीजा राहुल चौधरी को लेकर अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई अपने ही घर में किया था, जिसकी वजह से उसकी जो पत्नी होती है अपने ही बेटे को अपने साथ लेती है और लेने के बाद अपने मायके चली जाती है। लेकिन पुलिस की टीम जैसे ही राहुल चौधरी के बारे में जानकारी पाती है, पाने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त राहुल चौधरी के घर पर पहुंच जाती है। और जब वहां पहुंचती है तो उसके अपने पिता होते हैं दीपक चौधरी अपने ही घर पर होते हैं। पुलिस की टीम जब उनसे जानकारी मांगती है, पता चलता है कि राहुल चौधरी जो होता है वह तो घर पर है ही नहीं। जब दीपक से दोबारा पूछा जाता है कि आखिर वह कहाँ गया है, तो दीपक कह देते हैं कि साहब हमारा जो अपना बेटा है राहुल चौधरी वह लखनऊ में ही जो गोमती नगर पड़ता है वहीं पर एक किराए का कमरा लेकर रह रहा, लेकिन हाँ वहीं से रहकर नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहा है। लेकिन साहब 16 अक्टूबर साल 2016 को ही वह हमसे यह बात बोल के गया था कि पिताजी हम लखनऊ के लिए जा रहे हैं, और वह 16 अक्टूबर को लखनऊ के लिए निकल गया। पुलिस की टीम यह बात जब सुनती है, सुनने के बाद काफ़ी असमंजस में पड़ जाती है, लेकिन मुखबिर जो होते हैं वह तलाशी करने के लिए, जानकारी करने के लिए लग भी जाते हैं। तभी मुखबिरों को पता चलता है उस गांव में रहने वाले कुछ हितैषियों के द्वारा कि ठीक है 17 अक्टूबर साल 2016 को ही जो चिरुआ ताल का जो मेन बाज़ार है उसी बाज़ार में राहुल चौधरी देखा गया है। अब पुलिस की टीम जैसे यह खबर पाती है, पुलिस का जो शंका होता है अब राहुल चौधरी के ऊपर 10 से बढ़ जाता है। इसीलिए पुलिस की टीम उसी समय 2 सिपाही लखनऊ के ही गोमती नगर भेज देती है, और ठीक 22 अक्टूबर साल 2016 को ही लखनऊ से ही इधर राहुल चौधरी को अपने ही थाने चिरुआ ताल लाया जाता है। अब लेकिन बिना किसी सख्ती दबाव के राहुल चौधरी पुलिस के सामने टूट जाता है, लेकिन जो सच्चाई रखता है, रखने के बाद लोगों का कलेजा तक थर्रास रह जाता है कि एक चाची अपने भतीजे या भतीजा एक अपनी चाची के साथ कैसा कारनामा कर सकता है। रिश्ते भी तार तार हो जाते सुनने के बाद। असल में उत्तर प्रदेश का एक जाना माना शहर पड़ता है गोरखपुर, और ठीक उसी का ही चिरुआ ताल एक गांव पड़ता है। उसी गांव का रहने वाला सुरेश सिंह होता है, जिसकी अपनी खूबसूरत पत्नी होती है राधिका, जिसका टोटल एक अपना ही बेटा होता है। लेकिन इधर जो सुरेश सिंह होता है अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए ठीक चेन्नई के एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था। लेकिन उसका जो अपना बड़ा भाई होता है इधर दिनेश सिंह अपने ही गांव में रहकर खेती बाड़ी में लगा रहता है। सुरेश सिंह अपने पारिवारिक जिम्मेदारी को समझकर अपने घर से मिलने के लिए साल में लगभग 1-2 बार ही आ जाया करता था। लेकिन अब घर की जो जिम्मेदारी होती है पूरी की पूरी राधिका के ऊपर होती थी। लेकिन राधिका ही अपने ही पड़ोस के रहने वाले दीपक चौधरी का ही एक अपना बेटा होता है, जो सबसे बड़ा होता है राहुल चौधरी। राहुल चौधरी का जो होता है इधर राधिका के घर पहले से आना जाना होता है। आने जाने की वजह से राधिका जो होती है दीपक चौधरी से कभी कभी हेल्प मांग लिया करते थे, क्योंकि राधिका को जब कभी बाज़ार जाना होता, कहीं भी जाना होता, तो इधर राहुल जो होता है दीपिका को अपने ही बाइक पे बैठा कर बाज़ार घुमा दिया करता था। लेकिन बाज़ार घूमने की जो आदत होती है धीरे धीरे अब राधिका के राहुल के लिए बढ़ जाती है। भले ही अपने सामने बच्चा हुआ राहुल को समझती थी, लेकिन राहुल धीरे धीरे राधिका की तरफ इस तरफ आकर्षित हो जाता है कि राधिका भी समझ जाती है कि राहुल अब कोई बच्चा नहीं रहा, क्योंकि राधिका के जो मन होते वह हिलोरे मारना शुरू कर देते हैं। जिसकी वजह से एक दिन जैसे ही शाम का टाइम होता है उसी दिन राधिका अपने घर में बैठी होती है, दरवाज़ा कोई पीटता है। दरवाज़ा जाकर अब इधर राधिका खोलती, बाहर देखती है राहुल। लेकिन राहुल जब राधिका की उस बदमाश हालत को देखता है, देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और तुरंत राधिका के पास जाता है और राधिका ही उसको इशारा देती है, अपने दरवाजे का जो कुंडी होता खोल देती है, अंदर ले लेती है और लेकर अपने बेडरूम में ले जाती। फिर वहीं अब संबंध बना देती है। लेकिन संबंध की जो तृप्ति होती है राधिका को एहसास दिलाते हुए
अपने पति का नाम तक भुलवा देती है, जिसकी वजह से हर दिन राधिका और राहुल का रिश्ते की तार तार करते हुए अब संबंध बनना शुरू हो जाते हैं। भले ही रिश्ते में चाची और भतीजा लगते थे, लेकिन रिश्ते की बिना अहमियत के दोनों अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। ऐसे जीते जीते बड़े आराम से सालों को वक्त निकल जाता है। अब लेकिन इसके जो चर्चे होते हैं इन दोनों के संबंधों के, धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में गूंजने लग जाते हैं। लेकिन इसकी जानकारी साल 2014 में सुरेश सिंह को लग जाता है, और सुरेश सिंह खबर पाता उसी समय भन्नास आ जाता है, और उसी समय अपनी नौकरी छोड़ छाड़ कर अपने ही गांव चलाता है। आना के बाद उसी समय फैसला ले लेता है कि अब हम जो होता शहर दोबारा जाएंगे नहीं, क्योंकि उस समय सुरेश जो था काफ़ी सारे पैसे अपने अकाउंट में जमा कर चुका होता है। अब इसीलिए ठान लेता है कि चलो अब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया जाए, और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना अपने कुछ यार दोस्तों के साथ शुरू भी कर देता है, क्योंकि उसके पास थोड़े बहुत अकाउंट में पैसे जमे हो जाते हैं। और जब शुरू कर देता है तो इधर जो होता है अब दिन रात पहरा अब सुरेश सिंह का लग जाता है। अब जिसकी वजह से इधर ना तो राधिका राहुल से मिल पाती, ना राहुल जो होता है राधिका से मिल पाता। लेकिन दोनों कुछ दिन तो अपने आप को शांत रखते हैं, लेकिन जैसे ही अब हफ्तों का दिन बीतता है उसी वक्त राधिका जो होती है अब चोरी छुपे मिलने की भरपूर कोशिश करती है। लेकिन जब पता चल जाता है कि राधिका को आज हमारा जो पति है वह तो घर पर ही रहेगा ही नहीं, तो मौके का फ़ायदा उठाकर राधिका खुद फ़ोन कर अपने ही घर में भतीजा जो लगता है दूर का, उसको अपने ही बेडरूम में बुला लेती, फिर अपने रिश्तों को अंजाम देती। अब चोरी छुपे जो होता है राधिका का इधर राहुल के साथ चलना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसे चलते चलते राधिका और साथ में राहुल का लगभग अब 1.5 साल से ऊपर बीत जाता है। लेकिन तभी घटना से मात्र कुछ ही महीने पहले शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम में सुरेश सिंह अपनी पत्नी से बोल के चला जाता है कि गांव के पास ही आज हमें न्योता मिला हुआ है, और वहां खाने के लिए उसी समय अपनी पत्नी से परमिशन मांगता है, वहां चला जाता है। लेकिन जैसे ही जाता है तो राधिका पता पाती खुश हो जाती है और राहुल को अपने ही बेडरूम में बुलाती है। पूरी रात समय गुजारते हैं, लेकिन जैसे भोर का टाइम होता है तो उसी वक्त दरवाज़ा कोई पीटने लग जाता है। राधिका जो होती है अपने पास से राहुल को नहीं दूर कर पाती है और दरवाज़ा खोल देती है। एक एक नज़ारा जो होता है दरवाज़ा खोलते ही सुरेश सिंह देख लेता है और वहीं सन से रह जाता है। तुरंत दोनों को पहले तो काफ़ी खरी खोटी सुनाता है। सुनाने के बाद इसकी जो जानकारी होता है यह जानकारी राहुल चौधरी के जो अपने पिता होते हैं दीपक चौधरी को दे देता है। लेकिन दीपक चौधरी जैसे खबर पाते हैं अपने हित व्यवहारी की बदनामी की वजह से राहुल चौधरी को काफ़ी डांट फटकार लगाते हैं और उसी वक्त राहुल चौधरी को अपने घर से निकाला दे देते हैं। लेकिन राहुल चौधरी जो होता है तुरंत लखनऊ चला जाता है, अपने यार दोस्तों के साथ मिलकर गोमती नगर में ही एक किराए का कमरा लेता है और वहीं पर रहना शुरू कर देता है। और जब रहने लग जाता है तो इधर जो होता फ़ोन के द्वारा कभी कभी राधिका से बात हो जा करता था, लेकिन अब मिलना जुलना काफ़ी दुश्वार सा हो जाता है। उसको भी लगने लगता है कि अब हमारी ज़िंदगी में हमारी चाची हमें कहीं मिलेगी नहीं। यह सोच साच कर अपनी ज़िंदगी तो कैसे गुजारता है, लेकिन जब समझ जाता है कि बिना अपने राधिका के अब नहीं ज़िंदगी जिया जाएगा तो उसी समय एक प्लान बनाता है। उसी प्लान के तहत जो होता है अपने ही दूर के जो चाचा होते हैं सुरेश सिंह को अपने रास्ते से हटाने का फैसला ले लेता है और तभी बदा ही साथी तरीके से प्लान बनाता है। ऐसा प्लान बनाता है कि इस प्लान को हम अंजाम दे लें और पकड़े भी ना जाएं। और उसी प्लान के तहत ठीक अक्टूबर साल 2016 का महीना होता है। उसी महीने में अपने घर आता है। आने के बाद राधिका से मिलने के लिए भरपूर कोशिश भी करता है, लेकिन देखता उसके जो अपने चाचा हैं इधर सुरेश सिंह का पहरा जो होता है घर में लगा होता है, क्योंकि उनको पूरी तरह से यकीन होता है कि अभी भी इधर राधिका और साथ में राहुल का मिलना जुलना बंद नहीं हुआ होगा। उसी कारणवश जो होता है हर वक्त पहरा लगाकर बैठे रहते थे। लेकिन कभी कभी इधर खुद सुरेश से अपने घर में आते थे तो अपनी पत्नी का इधर राहुल का नाम लेकर पिटाई कर दिया करते थे। लेकिन इस बात की जानकारी जो होता है जब राहुल को लगता है कि हमारी वजह से राधिका की पिटाई हो जाती है तो उसी समय राहुल अब फैसला ले लेता है कि अपने काम को हमें जल्द से जल्द अंजाम देना ही पड़ेगा। तभी घटना से मात्र
कुछ दिन पहले राधिका अपने पति से इतनी झगड़ा करती है कि अपने ही 6 साल बेटे को लेकर अपने मायके चली जाती है। लेकिन इसके बारे में जैसे इधर राहुल को पता लगता है कि हमारी वजह झगड़े तकरार कर राधिका अपने मायके चली गई है, तो सोच लेता अब टाइम नहीं चाहिए। तो ठीक 16 अक्टूबर साल 2000 अब 16 को अपने पिता दीपक चौधरी से इजाज़त लेकर अपने प्लान के तहत लखनऊ बोल के तो चला जाता है। पूरा दिन गुजारता है, लेकिन जैसे ही अब शाम का टाइम होता है उसी वक्त अपने प्लान के तहत अपना जो मोबाइल होता है अपने ही कमरे पर वाइब्रेशन पे लगा कर छोड़ देता है, ताकि हमारा जो लोकेशन होता है पुलिस को अगर मिले तो पता चले कि हम घटना के वक्त तो लखनऊ में थे। और मोबाइल छोड़कर वहाँ से अपने स्टेशन पे जाता है। वहाँ जाने के बाद एक इंटरसिटी लेता है, ट्रेन पकड़ता है। पकड़ने के कुछ ही घंटा लगता है। लगते ही वहाँ से सफ़र तय करता है और गोरखपुर पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद अपने गांव की तरफ बढ़ पड़ता है। लेकिन जैसे ही अपने और बढ़ने के बाद वहाँ से टेम्पो लेता है और टेम्पो लेकर बरगदवा चौराहे पर पहुँच जाता है, उतर जाता है और ठान लेता है कि अब हम तो पैदल ही जाएंगे। और पैदल निकल पड़ता है और चिरुआ ताला अपने गाँव पहुँच जाता है। और चिरुआ ताला जब गाँव पहुँचता है तो देखता है पूरा अंधेरा पड़ा हुआ है, क्योंकि रात का लगभग वही अब 2 बजे के आसपास टाइम होता है। अपने घर में दीवार फाड़ कर घुसता है और जाता देखता है कि उस समय जो होता है उसके ही बगल में दिनेश सिंह का कमरा होता है और बाहर से कुंडी लगा देता है। और लगाने के बाद घर के अंदर दाखिल हो जाता है। देखता है घर के अंदर जो होते हैं सुरेश सिंह काफ़ी गहरे में सो रहे होते हैं। उसी वक्त खुन्नस अपनी सारी निकालने के लिए तैयार होता। पास रखा हुआ एक तेर वजनदार एक हथियार, उसी हथियार को अपने हाथ में लेता है। फिर उसी हथियार से सर पर कई बार वार करता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर में ही सुरेश सिंह मौत की नींद में सो जाते हैं। और उसी वक्त वहाँ पास रखा एक बोरी लेता है और लेने के बाद उसी बोरी में सुरेश सिंह की बॉडी को डंप करता है और सुरेश सिंह का ही खुद का साइकिल लेता है। बाहर निकलते देखता है पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ है और पड़ा रास्ता देखकर निकल जाता है। गांव के बाहर जाता है, एक जंगल होता है, पेड़ होता है। उसी पेड़ के करीब जैसे पहुंचता है तो देखता है एक सामने से ट्रैक्टर आ रहा है। उसकी रोशनी बड़ी तेज़ हमारी तरफ आ रहा है तो वह डर जाता है और साइकिल को ले जाकर उसी पेड़ के सहारे अब टिका देता है और वहाँ से भागने लग जाता है। तभी पीछे जो ट्रैक्टर होता है उसी पीछे एक ट्रॉली होता है। उसी ट्रॉली पर एक आदमी अब इधर राहुल चौधरी को देख लेता है और आवाज़ लगाने लग जाता है। लेकिन राहुल चौधरी जो होता है वहाँ से अपने पैर बड़ी तेज़ी से फर्राटेदार भगा लेता है। अब भगाने के बाद तुरंत अपने ही चौराहे पहुंचता है और पहुंचने को गोरखपुर पहुंच जाता है और वहां से इंटरसिटी पकड़ता है और लखनऊ आ जाता है। सोच लेता अब तो हमारा काम बड़े आसानी से निकल गया, अब तो हम पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन कहा भी गया दोस्तों, पुलिस के हाथ बड़े लंबे होते हैं। अपराधी कितने भी साथी तरीके से अपने काम को अंजाम क्यों ना दे ले, वह पकड़ा जरूर जाता। ठीक ऐसा ही राहुल चौधरी के साथ होता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई राहुल लाता है, लाने के बाद लोग वहाँ जो खड़े होते हैं वह भी सन्न से रह जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है राहुल चौधरी को ले जाती है, वहाँ के न्यायालय में पेश कर देती है और न्यायालय में राहुल चौधरी के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।